नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि जगत में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है कृषि में पौष्टिक अनाज की महत्ता। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती सुभद्रा कंवर, जो कि एक प्रगतिशील किसान हैं। तो आइए बात करते हैं सुभद्रा कंवर जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपको मुझे सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो ये पौष्टिक अनाज है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, किसे माना गया है? पौष्टिक अनाज हमारे 9 किस्म के अनाज है जी। जैसे कोदा है, कौनी है, हरी कंगनी है, रागी है, बाजरा है और कुटकी है। ये हमारे 9 किस्म के अनाज है। मगर हमारे हिमाचल में ना जी सिर्फ 5 ही किस्म के अनाज उगाए जाते हैं। जी, मतलब 9 में से 5 किस्म का जो ये पौष्टिक अनाज है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है। ये तो ये कौन कौन से अनाज हैं जो हमारे प्रदेश में उगाए जाते हैं? तो जैसे हरी कंगनी है जी, वो भी हमारे हिमाचल में उगाया जाता है। और कोदा मतलब पहले से ही मतलब कोदो है और कुटकी है जी और सांबा है। वो हमारे ना यहाँ हिमाचल में हम इसको बड़े आराम से उगा सकते हैं जी और उगाया भी है। जी। देखिए, आप एक प्रगतिशील किसान हैं, तो इस नाते आप हमें ये बता सकती हैं कि जो आज का हमारा किसान है वो कितना जागरूक है पौष्टिक अनाज की महत्ता को समझने में? हमारा किसान वैसे तो कोई खास जागरूक नहीं था, मगर जैसे ही ये कोरोना की बीमारी आई जी और हमारी प्राकृतिक आपदा, आप देख रहे हो कितनी प्राकृतिक आपदा आई, जी जी तब से हमारी सरकारें भी और हमारे किसान भी जागरूक हुए। जी और जब बहुत सी बीमारी आई, देखो पीछे कोरोना में ना ऐसी मतलब जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए उसके बाद ही हम लोगों को लगा कि हमें क्या ऐसा खाना चाहिए जो हमारे, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े, मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़े, या फिर कौन सा ऐसा अनाज है जो हमें खाना चाहिए कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक हो, जिससे हमें ये जो कोरोना की जो बहुत ही खतरनाक बीमारी आई थी, या वो तो कह लीजिए कि अभी भी चल रही है, कि उससे हम किस तरह से लड़ पाएं। जी बिल्कुल ठीक तो कहा आपने। इसीलिए ही हमारी जो सरकारें है ना, उन्होंने मतलब ये श्री अनाज, जिसको मोटा अनाज भी बोलते हैं जी, उगाने के लिए प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। और सभी मतलब जब बीमारी आई तभी इसके लिए सबसे ज़्यादा जागरूक हुए। वैसे तो हमारा जो चला हुआ था चावल गेहूं उसी के लिए खाते थे जी। तो तब हमारा किसान है इसके लिए मतलब जागरूक भी और लगाने के लिए भी और उगाने के लिए भी। हाँ जी जी। देखिए, जो हम ये वर्ष मना रहे हैं मिलेट ईयर 2023, यानी कि पोषक ये वर्ष जिसको कहते हैं, हाँ जी। तो आप क्या मानती हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है कि ये जो वर्ष है हम इसको पोषक वर्ष के रूप में मनाएं? तो इसीलिए ही मतलब है ना, जब बीमारी ये देखी और प्राकृतिक आपदा देखी जी, तो इसीलिए ही शायद हमारी सरकारों ने पौष्टिक वर्ष मनाना 2023 जो है मोटा अनाज का दिवस है ये मनाना चाहा। तो इसलिए हम जागरूक किया किसानों को कि कैसे हमारे को मतलब अनाज उगाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए जी। क्योंकि इसका तो खाने का भी ना पता था और ना लगाने का पता था जी। तो अब इसका लगाने का भी मतलब प्रोसीजर और खाने बनाने का भी सब कुछ सारे प्रोसीजर इसके सरकार बता रही है, ट्रेनिंग दे रही है। ब्लॉक स्तर पे भी, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे भी हमारे BTM ATM जो विभाग के अधिकारी है, कृषि विभाग के अधिकारी, वो हमारे को ट्रेनिंग दे रहे हैं जी। मतलब आपकी बातों से ये हम तात्पर्य ले सकते हैं कि क्योंकि जो पूरा विश्व है जिस इस बीमारी से जूझ रहा था, तो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, और चाहे किसान हैं चाहे हम आम लोग हैं, हम लोगों को ये उससे समझ आया कि जितने हम अंदर से मजबूत होंगे उतने ही हम बीमारियों से दूर रहेंगे और बीमारियों से हम उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से लड़ भी पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी था कि हमें ये पता हो कि कौन कौन सा अनाज ऐसा है कि जो हमें सबसे सर्वाधिक पोषण दे सके और न्यूट्रिएंट दे सके। तो इसीलिए इसका नाम श्री अनाज रखा हुआ है जी। मतलब श्री अनाज, क्योंकि ये अनाज एक ऐसा है जिसमें
पूरी पोषक तत्व भी है, जी। न्यूट्रिएंट भी है जी। और इस अनाज से सबसे बड़ी खासियत ये कि इसमें अगर आप केमिकल डालें या जी। कोई खाद डाले ना तो ये अनाज नहीं होता। जी। और मतलब इसमें अगर हम रसायनों का प्रयोग करें तो हम विफल हो जाएंगे, विफल क्योंकि हो। अनाज उगेगा ही नहीं अगर हम रसायन डालेंगे। अनाज उगेगा ही नहीं। तो मतलब ये सब प्राकृतिक खेती के अगर प्राकृतिक खेती के जरिए हम इसको उगाएंगे तो ही हमें ये अनाज उपलब्ध हो पाएगा। जी। तो ये किस तरीके से ये अनाज उगाया जाता है? तो ये अनाज वैसे तो हमारे को दो तरीके से हम इसको बोते हैं जी। मगर मैं बोलती हूँ ना, क्योंकि अब मैंने अपने आप प्रैक्टिकल करके देखा ना जी, तो मैंने तो ऐसे बीज दिया था, मतलब जैसे जे हम बीजते हैं आम जो सरसों बीजते हैं ना वैसे मैंने बीज दिया था जी। मगर इसकी मतलब उगा नहीं, उगा इसलिए नहीं कि ये बहुत बारीक होता है, नाम ही इसका मोटा अनाज है मगर है देखने को बारीक है। जी जी। तो इसको हमारे को उगाने के लिए ना नर्सरी, अगर हम नर्सरी में इसको उगाएं तो ये अनाज अच्छा मतलब होगा, इसकी मतलब गुणवत्ता भी अच्छी होगी जी। और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, क्योंकि और लगाने के लिए ना जब दूर दूर लगाएंगे इसको और लाइन में लगाएंगे जी तो फिर ये अनाज बहुत ही अच्छी इसकी मतलब गुणवत्ता भी, पौष्टिकता भी और उगेगा भी अच्छा जी। अगर हम ऐसे उगा दें इसको तो ये मतलब इतना अच्छा नहीं उगेगा जी। और आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे नर्सरी में जब ये अनाज उगाया जाता है तो एक तरीका होता है इसको उगाने का, जैसे आपने बताया कि थोड़ी दूर दूर करके ये लगाया जाता है। सबसे पहले तो ना हमारे को जून में इसका नर्सरी दे देनी चाहिए। जी। जब हमने देखा कि जून में नर्सरी दे दी और उसको मतलब अब किसानों को पता है कि नर्सरी कैसे देते हैं, मतलब उसको मल्चिंग करते हैं ऊपर और जब 4 दिन बाद उसको फिर मल्चिंग उठाते हैं उससे और तब उगती है ना, तब हमारे मतलब जब तब उसके बाद हमारे को खेत तैयार करने होते हैं जी। और जैसे ये देखा जितनी छोटी पौध होगी ना उतना ही अच्छा होना इसके मतलब। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये जो हमारे श्री अनाज है, मोटे अनाज है, इसके लिए जल की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। जी। जैसे हमारे ना पुराने बुजुर्ग वो लगाते थे धान जी। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो भी हम नर्सरी देते थे जी। मगर उसके लिए ना हम वो तो कहते हैं कि पानी वाली ही जमीन, पानी वाली जमीन में चाहिए थी और कितना पानी लगता था और इसके लिए सिर्फ मॉइस्चर चाहिए, मतलब जरा सी जमीन में मतलब ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, तभी तो ये मतलब मिल्ट अनाज इसलिए ना, एक तो ये हमारी भूमि को भी सुरक्षित करता है जी और दूसरा हमारे जो मतलब पौष्टिकता अनाज है ना तो इसके लिए भी ये बहुत कम पानी की इसकी ज़रूरत है और फिर हम नर्सरी से इसको एक एक करके मतलब लगाएं और मतलब इस तरीके से लगाएं लाइन में ताकि एक दूसरे का ना मतलब ना इसके ऊपर छांव पड़े और एक दूसरे को हवा आने की मतलब जगह भी मिल जाए और हमारे निराई गुड़ाई करनी हो जी तो उसके लिए भी हमारे को मतलब टाइम ठीक कर रहे और ठीक ढंग से हमारी नाड़ी में हमारे को उसको मतलब बेड में लगाना चाहिए ऊपर जी। आपने बताया कि पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है इस अनाज को, तो क्या सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है इसको? नहीं, सिंचाई की तो आवश्यकता मैंने बोला आपसे ना कि इसको बहुत कम जी। अब धान को तो कितनी आवश्यकता पड़ती है जी, मगर इसको बस अगर थोड़ी सी मानसून मतलब हो, बारिश हो गई तो अनाज ऐसे भी आ जाता है और मतलब जहाँ आप कुछ नहीं उगाते थे ना वहाँ भी ये उग जाता है जी। ये तो इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है जी जी। तो किसानों को इससे क्यों नहीं फायदा होना जी। और दूसरा ये मतलब पोषक तत्व वाला अनाज है जी और इससे भूख बहुत कम लगती है जी, इससे भूख नहीं लगती। अब किसानों को खेत में सारा दिन काम करना, किसानों ने अगर सुबेरे किसान हो चाहे कोई भी आम आदमी हो कोई भी हो तो सवेरे अगर हम अपने इसको दिनचर्या में जी एक टाइम खा ले इसको तो सारा दिन इसको भूख नहीं लगती जी। और देखो गेहूं और हमने चावल खाने तो एकदम वो ग्लूकोज बना के और वो मतलब
ग्लूकोज बना देता है जी। और जिससे हमारे ना हार्ट को, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जी। मगर ये अनाज जैसे ही हमारे शरीर को ज़रूरत होती है ना, जैसे हम मतलब बूंद बूंद पानी देते ना जी। पौधे को, वैसे ही ये बिल्कुल आराम आराम से मतलब पचने का काम करता है और ऊर्जा देता है, जैसी हमारे शरीर को जरूरत होनी वैसी ऊर्जाएं देता है हमारे को। मतलब ये कि अगर हमने कम भी खाया है, कम भी खाया तो है, हम तो भी हमें जो पोषण है वो पूरा मिलेगा, जितनी हमारे शरीर को जरूरत है इस अनाज के कारण, इस अनाज से। और देखो दूसरा, हमारे किसानों के एक तो टाइम बचेगा जी। और खेतों में काम करने को, और भी मतलब सभी इंसान उनको टाइम भी बचेगा और अनाज की कम खपत भी कम होगी। अब हमने रोटी चावल दाल अब 3 टाइम खाने, तो ये हमने 1 टाइम में खाने, तो इतना ईंधन भी बच रहा है हमारा जी। और ये हमारा देखो इतना अनाज भी बच रहा है जी। तो अगर हम इस अनाज को उगाए और इस अनाज की खेती करें तो हमारे को बहुत फ़ायदा ही, इसमें बहुत फ़ायदा है। जी। आपने भी मल्चिंग शब्द का इस्तेमाल किया, तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि मल्चिंग क्या होती है और ये करना क्यों ज़रूरी होता है? मल्चिंग जब हम अपनी फसल लगा देते हैं जी, तो उसके ऊपर हम मतलब आच्छादन या मल्चिंग करते हैं जी। मल्चिंग से हमारे को बहुत ही ज़्यादा फायदा ये है कि एक तो हमारी नमी बनी रहेगी हमारे खेतों में ना, जहाँ हमारे को 3 बार पानी लगाना हो वहाँ हमारे को 1 बार ही पानी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी जी। और मल्चिंग से दूसरी बात ये है कि हमारे ना हम प्राकृतिक खेती करते हैं, तो प्राकृतिक खेती में केंचुए होते हैं ना, जो केंचुए, तो वो भी मतलब अंधेरा पसंद करते हैं जी। और अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। अगर उनको मतलब मल्चिंग ना हो तो वो सोचेंगे कि हमारे को ना कोई पक्षी या कोई चीज़ खा लेंगी। जी। वैसे और जैसे कि होता भी है कि जैसे हम हल लगाते हैं तो जैसे केंचुए बाहर आ जाते हैं तो हम देखते हैं तरह तरह के पक्षी उस खेत में आके इकट्ठे हो जाते हैं और इनको वो अपना आहार बना लेते हैं। आहार बना लेते हैं। तो इसीलिए अगर हम मल्चिंग करेंगे ना तो एक तो हमारे पानी की बहुत कम लग रहा है मतलब। जी। वैसे भी देखिए अभी हमारे प्रदेश में पानी की किल्लत तो है ही, तो इससे थोड़ा बहुत हमारे प्रदेश में पानी की किल्लत भी दूर होगी, क्योंकि इस अनाज को आप कहती हैं कि ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, पानी की आवश्यकता नहीं है और मतलब ये ना हमारी ज़मीन को भी ना मॉइस्चर बनाए रखता है ये अनाज जी, ये, और पर्यावरण को भी शुद्ध करता है जी। तो इस अनाज को तो किसान को तो मतलब उगाना चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ कि ज़्यादा नहीं तो अपने लायक तो उगाए मतलब अपने खेतों में तो ये अनाज उगाना चाहिए। जी। तो देखिए एक विधि होती है, एक तरीका होता है, मतलब ये जो पौष्टिक अनाज है, पोषक अनाज जिसे कहते हैं हम, मोटा अनाज, वो किस तरह से खाया जाता है? कहते हैं कि ये भी मतलब एक अनाज दिन में मतलब एक दिन में एक ही अनाज खाना चाहिए, तो ये क्या है? ये अनाज सबसे पहले तो इसको खाने का तरीका ये है जी कि इसको हमारे को रात को भिगो लेना चाहिए जी, और अगर हमने बनाना हो तो सवेरे ये बना लिया। आप चाहो तो मतलब एक दिन में एक ही किस्म का अनाज हमारे को खाना चाहिए जी, और इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। जैसे ना हमने कोदे की रोटी बनाई जी, तो हमारे को कोदे की रोटी बनानी चाहिए, और अगर हमने ज्वार की रोटी बनाई तो हमारे को ज्वार की रोटी बनानी जी, और इसके सब भी कुछ बन जाते हैं। आजकल हमारे बच्चे जी तो बोलते हैं कि हम क्या क्या फास्ट फूड चले हुए, बिल्कुल फास्ट फूड, जंक फूड, जैसे चाउमीन, मोमोज, पिज्जा, ये सब मैं तो बोलती हूँ कि हमारे ये जो अनाज है इससे हमारे हर चीज, मोमो जिससे बनते हैं जी, और आपने हलवा आप बना लो जी, जैसा भी आप पसंद करते हैं ना। और अब हमारा प्रशिक्षण लगा हुआ था मसोबरा में, वहाँ हमारे नेकराम शर्मा जी जो जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो उन्होंने बहुत सी आइटमें हमारे पास बताई, लड्डू इसके बनाए और चाय। अब हम सवेरे उठ के ना सारे जो भी है सबसे पहले चाय पीते हैं। जी जी, तो ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। चाय बनाई ना उन्होंने
कि इस पौष्टिक अनाज सिखाई की बनाना। चाय भी बन जाती है। इसकी मैं बोलती हूँ आप हर चीज़ बन जाती है इससे। जी मीठा खाना चाहे तो मीठा आप बना लो, नमकीन खाना चाहे तो जी नमकीन हाँ, बना लो। जैसे कि आपने बताया कि हाँ जी। मोमोज तक बन जाते हैं मोमो इसके। जो इसके बन जाते हैं, लड्डू इसके बन जाते हैं, और चिल्लड़े मतलब हमारे बोलते हैं ना, जो आपने कोई भी चीज़ है उसके हर चीज़ बन जाती है। जी और बच्चों को फास्ट फूड खाने से भी बच जाएंगे। जी, और क्योंकि बच्चों को ये जो पौष्टिक अनाज है, हाँ जी। इस पौष्टिक अनाज के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बचपन अब से ही वो हाँ जी। यही चिप्स, कुरकुरे, चाउमीन, मोमोज, अब पिज़्ज़ा, बच्चों ने इन्हीं सब शुरू में से ही ही, है। या हमने भी शुरू से ही खाए, जी। मतलब ये चावल और गेहूं ये जी, खाया, तब जी। उनको ऐसे स्वाद पड़ गया है। जी। मतलब अगर अब हम उनके टेस्ट के अनुसार ना बच्चों को जी एक तो बताएं और एक उनको सिखाएं, और मतलब तरह तरह की चीज़ बना के उनको खिलाएं ना, जी। तो वो भी मतलब इस अनाज के आदी हो जाएंगे। जी और और आम लोग जो हम भी इसके आदी हो जाएंगे। तो मतलब इससे बहुत सी चीज़ें बन जाती है, जी, मतलब इससे इस अनाज को और बढ़ावा मिलेगा। और जी भूख कम लगती है। देखो जी। आप मतलब सारा दिन में ना अगर एक कटोरी अनाज इसका खा ले तो जी। पूरा दिन आपको भूख नहीं लगेगी। जी अब मगर इसकी शर्त ये है कि इसको भिगो के बनाना है, जी मतलब ना शाम को इसको भिगो के बनाना है। जी और दूसरा हमारे देखो इससे पशुओं का चारा, जी अब किसानों को तो मतलब अनाज भी हो गया जी और पशुओं को चारा भी हो गया। जी। मतलब बहुत ही अच्छा इसका चारा होता है। देखिए हाँ, क्योंकि काफ़ी जगहों में ऐसा होता है कि जो भी अनाज उगाया जाता है उसका जो हस्क जिसको बोलते हैं, जो पराली कहते हैं जिसे, वो जो बच जाती है उसको जला दिया जाता है। और आप कह रही हैं कि ये जो चारा होता है ये पशुओं के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नहीं, मैं बोलती हूँ, मैं तो प्राकृतिक खेती करती हूँ। जी तो जो मतलब कोई भी आप बोल रहे हैं ना, वो छादन, ये जी, कोई जी। भी भूसा या कुछ, तो उसको कभी भी नहीं जलाना तो हमारे को कुछ भी नहीं है। जी। क्योंकि इससे एक जलाने तो से पर्यावरण, सिर्फ प्रदूषण होगा। एक तो जी पर्यावरण हमारा खराब होगा, जी और दूसरा अगर हम इसको जलाएंगे ना तो जी। हमारे कैंचू है ना नीचे जमीन में, जी जितने भी कैंचू है वो मर जाते हैं। जी तो इसको तो हमने जलाना नहीं है, और ये तो पशुओं के काम आता है। जी अगर आपके जो पशुओं के जो मोटा अनाज है ना, इसका तो सारा का सारा ही भूसा पशुओं को चारे के काम आता है। जी। मगर जो आपके चारे के काम भी नहीं आता ना, उसको हमारे को आच्छादन में रख लेना चाहिए अपने खेतों में। जी। तो इससे बहुत ज़्यादा मल्चिंग भी हो जाती है, और जलाने का तो हमारे को ना बिल्कुल भी नहीं करना है जी, क्योंकि देखिए किसी न किसी रूप से हम ज़मीन का नुकसान कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एक केंचुआ भी मर जाता है वो पराली जलाने की वजह से और भूसा जलाने की वजह से, तो वो नुकसान है, वो हमारा नुकसान है, मैं वो तो बोलती हूँ ज़मीन का ना, नुकसान केंचुआ है। तो एक हमारे खेत का इंजीनियर है, जो इंजीनियर का काम करता है। और केंचुआ एक ऐसा है ना जो मतलब 15 फीट नीचे जाता है और 15 ही फीट ऊपर आता है, और दिन रात काम में लगा रहता है। एक तो हमारा काम मतलब करने से बचे रहने हम। जी, वो कहते हैं ना कि वो हवा के लिए जगह बनाता है ताकि जो जड़ें भी हैं वो भी सांस ले सकें। हवा के लिए जगह बनाता है, और जो उसकी विष्ठा होती है ना केंचुए की, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व आते हैं जो हमारे पौधे के लिए मतलब खनिज के काम करते हैं। और 15 फुट जैसे वो नीचे डीपल करता है जी, तो वो एक मतलब नीचे से ना खनिज तत्व लेता है और जड़ों के पास छोड़ता है जी, तो दिन रात काम करता है। अगर हम भूसा जला देते हैं अपने खेतों में तो हमारे केंचू तो मर जाएंगे जी। तो हमारा कितना नुकसान हो गया। एक तो पर्यावरण के लिए नुकसान हो गया, एक तरह से समझिए तो हमने इंजीनियर मार दिया। हाँ, जमीन का इंजीनियर ही मार दिया, तो हमारा कोई फायदा नहीं है जी। तब भी तो बोलते थे ना पुराने बुजुर्ग कि रोटी और मिट्टी जी, मतलब जितनी पलटी जाएगी ना उतनी नर्म और स्वादिष्ट होती है जी। जैसे ही हम मतलब केंचुआ तो मिट्टी को पलट रहा है जी। अब आजकल खेतों में मिट्टी तो कोई पलटता नहीं है जी जी। पहले के बुजुर्ग पता क्या बोलते थे कि हमने इस खेत की मिट्टी को पलटना है या इस खेत की मिट्टी को पलटना है, मगर आजकल तो सभी इतने मतलब हो चुके ना
कि कोई नहीं करता। तो इसलिए ये जो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत हम काम करते हैं जी, तो इसमें हम केंचुए हमारे मतलब खेतों में बहुत हो जाते हैं जी। तो ये मतलब मिट्टी पलटने का काम करते हैं और पोषक तत्व तो हमारे मतलब हर तरीके से जब तक जीवित है केंचुआ तब भी फायदा ही फायदा देगा है। और जब मर जाएगा तब तो भी इसका वो जीवांश फायदा ही दे। जीवांश इसका जब मर जाएगा ना तो इसका जीवांश भी काम आएगा। जी, मतलब और उससे तो और भी ज्यादा खाद बनेगी इसकी। जी, उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट तत्व ने। जी, तो जी। देखो हमारे को तो मतलब ना फायदा ही फायदा है ही, इससे। अगर हम जी, मल्चिंग को ना जलाएं ना फेंके तो इससे हमारे को बहुत फायदा है। और ये जो सीरी अनाज है, मोटा अनाज है, इसका तो सारे का सारा जो है भूसा जी। पराली सब पशु खाते हैं, बड़े आराम से बड़े चाव से खाते हैं इसको। जी। मतलब इसका तो ऐसा कोई क्या नाम नहीं है फेंकने का और जलाने का। जी, तो क्या सरकार द्वारा भी कोई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि ये जो मोटा अनाज है इसको बढ़ावा मिल सके? हाँ जी, सरकार द्वारा हमारे ब्लॉक के बीटीएम, हमारे ब्लॉक के एटीएम जी। और हमारे कृषि अधिकारी है वो मतलब पंचायतों में जाके जी, कैंप लगा रहे और मोटे अनाज के बारे में मतलब जानकारी दे रहे जी, कि मोटा अनाज हमारे को क्यों खाना चाहिए और क्यों उगाना चाहिए जी, और इससे क्या फ़ायदा है। जी, और सरकार मैं तो अभी 3 दिन की ट्रेनिंग करके आई ये मसोबरा में, जी, जो हमारे मसोबरा में ना एग्रीकल्चर का बड़ा दफ्तर, वहाँ ट्रेनिंग होती है। जी। तो वहाँ करके आई, जो हमारे नेकराम शर्मा जी जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, उन्होंने बड़े आराम से बड़े तसल्ली से उन्होंने ना हमारे को सिखाया और जागरूक भी किया कि मतलब कैसे हमारे को इसको खाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए और कैसे उगाना चाहिए। जी। वैसे हम कर तो रहे थे अपने आप भी, जो हमारे एटीएम हमारी एटीएम भावना जी है जी। तो वो भी हमारे को मतलब बार बार जाके ना आप ऐसे करो बताते रहते। जी। और हमारे बीटीए में वो भी हमारे को बताते रहते। और हमारे कृषि अधिकारी ये जो बीज देते हैं ना, एक दयाचंद जी है, जी। तो उनसे मैंने बीज लाया था वो कंगनी का। जी। तो उन्होंने भी सारा प्रोसीजर बताया कि ऐसे ऐसे आप इसको बीजो और बहुत अच्छा हुआ है मेरे। और अब लगा रहे कर रहे इसकी मतलब ना अब नया काम है। तो हमारे को नेकराम शर्मा जी ने बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से समझाया। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार पूरी तरह से सहयोग कर रही है पूरी सहयोग कि ये जो पोषक अनाज है इसको बढ़ावा मिले। तो सुभद्रा कंवर जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले विषय में आपके से फिर मुलाकात होगी अगले अंक में, और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।